ये सारे सीन्स देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये शादी किसी इस्लामिक अरब कंट्री में हो रही है, लेकिन नहीं, ये नजारा तो केरला का है। केरला स्टोरी की बात तो हर कोई कर रहा है, लेकिन शायद ही कोई केरला की इन फेमस वन नाइट मैरिजेस के बारे में जानता है। अम्मी मुबारक हो, आपको 17 दामाद मिले। ये मैसेज था हैदराबाद में रहने वाली एक ऑटो ड्राइवर सिराजुद्दीन अहमद की बेटी 18 साल की रेहाना बेगम का अपनी माँ मोइन बेगम को। रेहाना सिर्फ कुछ 14 साल की थी जब उसके परिवार ने उसकी शादी 55 इयर्स के एक दुबई के अरबी शेख से करा दी। शादी के ठीक एक महीने बाद उस शेख ने प्रेग्नेंट रेहाना को मुंबई के रेलवे स्टेशन के बाहर छोड़ दिया। फिर हताश रेहाना जब वापस अपने घर लौटी तो उसके घर वालों ने क्या किया, उसका एबॉर्शन करवा दिया और दोबारा से उसकी शादी करवा दी, इस बार कतार के किसी एक बूढ़े शेख के साथ। रेहाना का फिर ये नया पति उसे कतार अपने देश ले गया और वहां जाके उसने उसे एक दूसरे शेख को बेच दिया, जिसके बाद अगले सिर्फ 4 ही सालों में रेहाना की 14 बार शादी करवा दी गई। ना जाने कितने आज उसके बच्चे हैं और उसके पास कितने दिन बचे हैं। पर ये रेहाना की अकेले की कहानी नहीं है। हिंदुस्तान टाइम्स ने ऐसे इन्यूमरेबल लड़कियों की कहानियां निकाली है एंड इकोनॉमिक टाइम्स के दूसरे रिपोर्ट के हिसाब से एक सर्वे हुआ था जो स्टेट वुमेन्स कमीशन के बिहाफ में हुआ था। उसमें ये पाया गया कि केरला में एटलीस्ट 9000 लड़कियां इस वन नाइट मैरिज की विक्टिम है, एंड फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन, क्योंकि इन केसेस में तो गुनहगार खुद उन लड़कियों के माँ बाप ही होते हैं जो सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी बेटियों को अमीर अरबी शेखों के पास बेच देते हैं। एंड ये कोई आज की बात नहीं है, केरला में ये सदियों से चलता आ रहा है। ये वन नाइट मैरिजेस जिसे अरब कल्याणम भी कहते हैं, इसके रूट्स हजारों साल पहले वलियंगगड़ी यानी कि बाजार सिस्टम तक जाते हैं। कैलीकट यानी उस वक्त का केरला अपने स्पाइसेस और स्पेशली उर्स यानी कि बड़े बड़े शिप्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस था। इतना कि कई सारे ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेडिंग करने आते थे, जिसमें मेनली अरब ट्रेडर्स का नंबर बहुत ज्यादा हाई था। ये 629 एडी का वही दौर था जब अरब ट्रेडर्स का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंट आना जाना हो गया था और उन्होंने इस रीजन में ही इंडिया का पहला मॉस्क भी बनाया था। सो इस दौर में होता क्या था कि अक्सर उर्स के केस में एटलीस्ट पूरी शिप बनाने में लगभग 3 महीने से लेकर साल भर का समय भी लग जाता था। जिस पूरे पीरियड में यहाँ पर अरब्स अकेले रहते थे, तो बस अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज अरब कल्याणम का जन्म हो गया। इसमें ये शेख वहाँ की लोकल केरलाइट लड़कियों को मेहर यानी कि रिवर्स डाउरी देकर उनसे शादी करते थे। फिर कुछ दिन उनके साथ बिता के हनीमून वगैरह करके उन्हें प्रेग्नेंट करके जब शिप तैयार हो जाती थी तो ये शेख वापस निकल जाते थे अपने देश। ये कॉन्सेप्ट तब से 629 एडी से लेकर आज 2013 तक का जो डेटा हमें अभी तक मिला है, 1384 इयर्स बाद तक सेम प्रोसेस फॉलो हो रहा है। आज भी अरब कल्याणम केरला के काफी प्रोमिनेंट सिटीज जैसे कि कोझिकोडे, मल्लपुरम, कन्नूर, कासरगोड, इनफैक्ट केरला के कैपिटल थिरुवनंतपुरम में भी ये प्रैक्टिस हो रहा है। हाँ, इनके ऑपरेशन थोड़े से और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। मतलब अभी एक प्रॉपर नेक्सस में ऑपरेट किया जाता है जिसमें लड़कियां कहाँ से सोर्स होगी, उस शेख को वीजा कैसे मिलेगा, लड़कियों के माँ बाप को कैसे मनाया जाएगा, उनको कितने पैसे दिए जाएंगे, ये सब कुछ A to Z का ख्याल रखा जाता है आज कुछ ब्रोकर्स द्वारा। हिंदुस्तान टाइम्स के इस रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 50 ऐसे ब्रोकर्स आइडेंटिफाई हुए हैं 15 गल्फ देशों से और 35 लोकल हैदराबाद से ही, जिसमें से 25 तो औरतें हैं। अब ये ब्रोकर्स कैसे काम करते हैं वो देखना, क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक काम होता है इनका। सो ये जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं, ये पहले तो इन अरबी शेखों को उनकी हैसियत के हिसाब से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले ऑटो वालास जो अपने देशों में सस्ते ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स यूज करते हैं, तो उन्हें इंडिया में रखा भी जाता है लोकल लॉजेस वगैरह में। फिर एम्बेसडर वाले, थोड़े अमीर लोग जो एम्बेसडर कार में ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें अकोमोडेशन मिलती है मिडिल रेंज के होटल्स में। फिर फाइनली आते हैं इनोवा वाले, अल्ट्रा रिच लोग जिन्हें ठहराया भी जाता है इंडिया के 5 स्टार होटल्स में। हैसियत का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस हिसाब से पैसे उन शेखों से मिलेंगे और उस हिसाब से ही शादी वगैरह के खर्चे भी होंगे, ताकि सस्ते को सस्ते में निपटा सके और 2 पैसा ब्रोकर्स की जेब में एक्स्ट्रा बच सके। एंड इसी ग्रूम की हैसियत के हिसाब से एंड ऑफ कोर्स ब्राइड की ब्यूटी के हिसाब से भी ब्राइड की कीमत सेट होती है, जो मोस्टली रेंज करती है 50,000 से लेकर 5 लाख तक, जिसमें से माइंड यू सिर्फ 1/4 ही मिलता है लड़की के घर वालों को, बाकी का पूरा मिलता है इन ब्रोकर्स को ही। फिर कई बार तो पैसों के अलावा सोना दिया जाता है, गाड़ी, घर, ज्वेलरी, बहुत कुछ दिया जाता है, जिसपे भी ब्रोकर का कट इक्वली निकलता है। ऑफ कोर्स ये ब्रोकर यही पैसों से काजीज, कुछ बाकी लोकल कॉन्टैक्ट्स वगैरह से या कुछ केसेस में इनफैक्ट इवन ऑर्फनेजेस से अपना काम करवाते हैं, तो उनका वहाँ पे भी स्पेंड होता है। ऑर्फनेजेस के लिए, क्योंकि लड़कियां कहाँ से आएंगी, कई बार ये आती है अनाथालय, मतलब कि यतीम
यतीम खानों से, और उन यतीम खानों के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो भी कमीशन के बेसिस पे लड़कियां सोर्स कर देते हैं। सबसे पहले उस अरब शेख के सामने पूरी ऑर्फनेज की लड़कियों को बुलाया जाता है। उन लड़कियों में से एक को वो अरब सिलेक्ट करेगा, जिसके बाद उस सिलेक्टेड लड़की को मैनेजर इस शादी के लिए बहुत ज्यादा कन्विंस करेगा। ऑल्सो कई केस में क्या होता है कि ये जो अनाथ लड़कियां होती है ये अनाथ नहीं होती है, लेकिन उनके माँ बाप बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो वो उन्हें ऐसे यतीम खानों में डाल देते हैं। तो उस लड़की को ऐसे बताया जाता है कि एक अरबी लड़का तुमसे शादी करना चाहता है तो पूरे फैमिली का आपके ख्याल रखेगा। फिर लड़की के कन्विंस होते हैं यतीम खाना के मैनेजर्स उन लड़कियों के पेरेंट्स को भी उस अरबी लड़के के फोटोज दिखाकर कहते हैं क्योंकि लड़की के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अमीर रिश्ता है और ये रिश्ता करने के लिए उनको महर यानी कि रिवर्स डाउरी मिलेगी। अरब लड़का, अच्छे घर का रिश्ता और महर सुनते ही पेरेंट्स झट से मान जाते हैं, क्योंकि बेसिकली मैनेजर्स इसे एक डील से ज्यादा एक अरेंज्ड मैरिज की तरह पोर्ट्रे करते हैं। रिश्ता फाइनलाइज होती ही अरबी पार्टी उन यतीम खाना के मैनेजर्स या फिर मिडिल मैन को पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले तो अपना कट निकालेगा और बाकी देगा उनके पेरेंट्स को। अब ये ट्रांजैक्शन पूरा होते ही यतीम खाना मैनेजर्स अपने ऑर्फनेज के अंदर ही उस अरबी लड़के और लड़की की शादी करा देते हैं और खुद ही उस शादी के लीगल सर्टिफिकेट्स भी बना के देते हैं। कई बार तो इन मैरिजेस में कुछ गिने चुने रिलीजियस लीडर्स भी शामिल होते हैं जो इसके विरोध करने के बजाय इसे सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि इस्लामिक पर्सनल लॉ में शादी करना और डिवोर्स लेना कंपैरेटिवली काफी इजी है। तो ये रिलीजियस प्रीस्ट भी उन अरब्स को इजीली निकाहनामा यानी कि मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर दे देते हैं, जिससे उनकी शादी भी लीगल हो जाती है। एंड नीडलेस टू से इसमें इनको भी काफी अच्छा कमीशन दिया जाता है। फिर ये शेख लड़की को लेकर कई हफ्तों या महीनों के लिए भी हनीमून के लिए कोई दूसरे देश लेके जाएगा, वहाँ प्रेग्नेंट कर देगा एंड फिर वापस इंडिया लाके छोड़ देगा, या फिर कई बार उस देश में ही छोड़ देगा या फिर बेच भी देगा दूसरे शेख लोग को। मतलब कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए एक मुस्लिम कॉलमिस्ट के हिसाब से ये इन अ वे एक लीगलाइज्ड प्रोस्टिट्यूशन ही है। एंड एक्चुअली ज्यादातर केसेस में माँ बाप के साथ क्या होता है ना कि ये फैमिलीज फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक होती है, इसीलिए वो लोकल ग्रूम्स को डाउरी देना अफोर्ड नहीं कर पाती है नॉर्मल शादी के लिए। लेकिन अरबी कल्याणम में उल्टा उनको रिवर्स डाउरी मिलता है, जिससे वो फैमिलीज अपनी लड़की की शादी करवाने रेडी हो जाए। वैसे उन लड़कियों को भी महंगे गिफ्ट्स देकर और उन्हें वेल्दी लाइफ, बड़ी गाड़ी, लग्जरी होटल्स के सपने दिखाकर लर किया जाता है। इतना पैसा बताया जाता है, दिखाया जाता है कि कुछ केसेस में तो माँ बाप तो छोड़ो, उनसे ज्यादा उनके डोमिनेटिंग रिलेटिव्स उन लड़कियों को फोर्स कर देते हैं शादी करने के लिए। ऐसा ही एक केस हुआ था जहाँ पर एक टीनेज लड़की को उसके अंकल ने जबरदस्ती करके सिर्फ 5 लाख रुपए में एक ओमानी शेख को बेच दिया। और ऐसा भी नहीं है कि हर एक केस में लड़कियों के माँ बाप को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, पैसा कम ही मिलता है, लेकिन माँ बाप इसलिए भी खुश हो जाते हैं कि चलो एक इंसान पे खर्चा कम होगा, पहली बात तो घर पे, फिर लड़की की शादी तो वैसे भी करवानी है, उस पर खर्चा तो होने वाला है, लेकिन इस शादी में 1 रुपए का खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। और एक NGO है शाहीन जो ऐसे सारे केसेस से डील करता है, उसकी चेयरपर्सन जमीला के हिसाब से तो कई ऐसे गरीब घरों का ये भी मानना होता है, उनमें एक सुपरस्टिशन होता है कि एक मेंस्ट्रुएटिंग लड़की को घर में ज्यादा दिन तक रखना नहीं चाहिए, इसीलिए भी वो जितना जल्दी हो सके की शादी करवा देना चाहते हैं। अब ये केसेस इतने लेस टॉक्ड होने के बावजूद भी केरला में बहुत बड़ा इशू है। और जैसे मैंने कहा था, स्टेट वुमेन्स कमीशन के अनुसार मैसूर कल्याणम के टोटल 9000 विक्टिम्स है, जिसमें से 2500 ऐसे केसेस है जहां उनके हस्बैंड्स उन लड़कियों को छोड़कर चले गए, और उन 9000 में से 300 विक्टिम्स का तो अभी तक कोई पता भी नहीं चला है। ऑफ कोर्स इस सारे टॉर्चर की वजह से लड़कियां मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि डिवोर्स होने के बाद तो लड़कियां 2 चीजें फेस करेगी। पहले तो इतनी कम उम्र में शादी के बाद बच्चे संभालना पड़ता है, जो इस एज में उसके लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग होता है। एंड दूसरी तरफ कुछ लड़कियां इस अरबी कल्याणम के लूप में बेसिकली किसी सेक्स स्लेव की तरह फंस जाती है। अब इस पे एक्शन कितना लिया जा रहा है केरला में, इसका तो कुछ खास डेटा मिला नहीं हमें, लेकिन आपको क्या लगता है? केरला स्टोरी जैसे कंट्रोवर्शियल फिल्म्स जब रिलीज होती है तो क्या ये फिल्म्स इन टॉपिक पे सवाल उठाती है या नहीं? इन मूवीज से कम लड़कियां सतर हो जाएगी या नहीं? या जैसे इसके विरुद्ध जो बोलते हैं उनका ये कहना होता है कि ऐसे पिक्चरों से भारत पे सिर्फ नफरत बढ़ेगा और कुछ नहीं। इस पर आपका क्या मानना है? आपके जो भी ओपिनियन है मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर